वेलकम गाइस जीएस एक्सप्लोरर चैनल में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैनेजर किम ने अपना लेवल अप कर लेता है और जिसके कारण वो यंग बन जाता है, जो देख करके हमसे चौंक जाता है और वो सोचता है अरे मार्शल आर्ट में भी ऐसा होता है क्या, जो बुढ़ापा को जवान बना दे। और वह कहता है कि वाह ब्रदर, आप तो मेरे से भी जवान हो गए हो। जो सुनकर मैनेजर किंग कहता है कि अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं एक जवान व्यक्ति बन गया हूँ। मेरे अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे अंदर इतना ताकत महसूस हो रहा है। तो एमसी कहता है कि यह सही है, दुनिया तो चौंक जाएगी जब आपकी इस रूप को देखेगी। तभी किंग कहता है कि आप सही कह रहे हैं, पर अब समय आ गया है कि मैं मोरी मेलांस को किसी और को सौंप दूं। तो एमसी कहता है आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो इस सेट को आपसे ज्यादा संभाल सके, या क्योंकि आपका जैसा कोई भी टैलेंट और प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जो कि मोरी मेलांस को एक भविष्य दे सके। जो सुनकर किम बाहर की ओर देखता है जहाँ पर डिसाइबर्स ट्रेनिंग कर रहे थे, और वह सोचता है कि कोई तो होगा जो कि इस काम को पूरा कर सके। और सीन शिफ्ट होता है कई सालों बाद का, जहां पर मेन कैरेक्टर कुछ लिखते हुए सोचता है कि मैं 35 साल बीत गया है इस एयरलाइंस को संभालते हुए, और मैं 60 के उम्र में पहुंच गया हूँ, और पता नहीं मैनेजर किंग कहाँ पर है और क्या कर रहा है। जिससे हमें पता चलता है कि किम अब सेट से चला गया है और वह अपने किसी एक डिसाइबल्स को मुरिम एयरलाइंस का लीडर बना के सेट को संभालने दिया है। और एमसी सोचता है कि मैं भी उसके साथ जाने को सोचा था, पर मुरिम एयरलाइंस को बरकरार रखने के लिए मुझे यहीं पे रह के आना पड़ा। किम ने कहा था कि वह इस दुनिया को ढूंढना और देखना चाहता है, लेकिन वो अभी तक लौटा नहीं। और एमसी सेक के बाहर में देखते हुए कहता है कि यह कितना अकेलापन है। मैं अपने कमाई से यह घर को खरीदा, लेकिन रहने के लिए यह बहुत ही बड़ा है। कभी वहां पर किम आ जाता है, जो देख करके एमसी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये कहाँ से आ गया। तभी किम एमसी को देखकर कहता है कि अरे तुम तो बहुत ही बूढ़े हो गए हो। जो देख करके एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है। तो वह किम कहता है कि अरे तुम्हारा हालत तो इस तरह क्यों हो गया है, तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम कोई भिखारी हो। तो एमसी कहता है कि आप क्या कह रहे हो, और आप अब तक कहाँ पर थे, क्या कुछ हुआ है। तभी किम जमीन पर लेट जाता है। तो देख करके एमसी घबराते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। को किम कहता है अरे मैं कुछ भी नहीं हुआ है। इस दुनिया में जो सुना और जो देखा उसे सोच करके मैं हैरान हूँ। जो सुन करके एमसी कहता है तो बताओ तुम इस दुनिया में जीनियस हो या नहीं। तो वो कहता है हाँ मैं जीनियस तो हूँ, पर मार्शल आर्ट के दुनिया में मुझे पता है कि यह यान सिंह में कोई नहीं है जो कि मुझे पर हाथ रख सके या मुझसे लड़ने की साहस कर सके। लेकिन अगर मैं इस शहर के बाहर की बात करूं तो मैं सिर्फ एक साधारण इंसान है। जो सुन करके मैन कहता कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम और एक साधारण इंसान ये हो ही नहीं सकता। कि आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं एक कल्टीवेटर्स के साथ भरा था। आपको याद है 35 साल पहले की बातें, जहां पर वो कल्टीवेटर्स हमारे साथियों को ले गए थे और वह हमें वहां से छोड़ गए थे। तो मैन कहकर कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। तो किम कहता है कि मैं तो पता ही होगा कि मैं ये शेख को छोड़ करके क्यों गया था। तो एमसी भी कहता है हाँ मुझे याद है, और सोचता है कि यान देश में वे कल्टीवेटर्स किंगडम के साथ मिल करके यहाँ के सभी चीजों का हेर फेर करते थे। जब हमारा मुरी मेलाइंस बड़े बनते गया तो राजा की नजर हम पर पड़ी, और वह हमारे मामले पर हस्तक्षेप करने लगा। लेकिन हम उनका विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि यह देशद्रोही ही माना जाता। तो हम उसका बात मानना पड़ा, जिसके कारण किम अपना पोजीशन छोड़ और मुरिम अलायंस से अलग होकर उसका सामना करने के लिए चला गया था। किम कहता है कि असल में मुझे उन कल्टीवेटर्स को ढूंढने में काफी मेहनत लगा, लेकिन मैंने एक को ढूंढ लिया। जब मैंने उससे लड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया, यह कहते हुए कि मैं उसके साथ लड़ने के काबिल नहीं हूँ, और वह मुझे इग्नोर मारते हुए वहां से चला गया। लेकिन साल के पहले में मुझे एक से लड़ना पड़ा। तो एमसी कहता है तो क्या आप जीत सके उससे। तो एमसी कहता है मैं जरूर जीता हूँ। तो एमसी भी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था
तुम्हारे सामने कोई भी नहीं टिक सकता, तुम एक टैलेंटेड बंदे हो। तभी किम का चेहरे के हाव भाव बदल जाता है और वह कहता है कि मैं क्यूआई कंडीशन के लेवल 5 में पहुंच चुका था। तुम मेरी पूरी बातें को पहले सुन लो। मैं क्यूआई कंडीशन के लेवल 5 में पहुंच गया था, तो भी मैं उसके अटैक करके कल्टीवेटर को सिर्फ एक खरोच ही ला पाया, जो कि उसके एक उंगली की उंगली में आया था। असल में हमने शर्त लगाया था कि मैं अगर उसके शरीर पे एक भी खरोच लगा दूं या चोट पहुंचा दूं, तो वह हार मान जाएगा, जिसके कारण मैं आसानी से वहां पे जीत गया। लेकिन यह मेरा जीत करने की काबिल नहीं है। जो सुनकर के एमसी हैरान हो जाता है, क्या बात कर रहे हो तुम? एक खरोच, सिर्फ वो भी उसके एक उंगली में? तुम, क्या वो इतने पावरफुल थे? क्या वो इस दुनिया का नहीं था? क्या वो कोई बाहरी दुनिया का था जो कि इतने पावरफुल हो जाते हैं, जिसे चोट पहुंचाने में तुम जैसे बंदे को भी हालत खराब हो गया? क्या वो इतने पावरफुल कल्टीवेटर था? तो किम थोड़ा सा मुस्कान लाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो इसी दुनिया का था, लेकिन वो कल्टीवेशन के पीक पे थे, और वह मार्शल आर्ट के सामने, और मेरे मार्शल आर्ट के सामने वह कुछ भी नहीं है। जो सुनकर के एमसी चौंक जाता है और कहता है कि व्हाट नॉनसेंस, तुम क्या ऐसी बातें कर रहे हो? और सोचता है कि मुझे याद है मेरे पिछले लाइफ में और इस लाइफ में तुम एक मार्शल जीनियस हो। मैंने देखा है तुमने कैसे करके एक ही अटैक में बड़े से बड़े घरों और मालों को एक ही बार में तोड़ के रख दे सकते हो, लेकिन तुम उस बंदे को सिर्फ एक मामूली सी खरोच ही ला पाए। क्या वो इतना ही खतरनाक था? उसे हराना इतना ही मुश्किल था? तो किम निराश होते हुए कहता है कि असल में हम लोग एक कुएं की मेंढक है, जो कि इस जगह के बाहर कभी देखा ही नहीं है। जब हमने उसे देखा तब मुझे पता चला कि हम उन कल्टीवेटर्स को कभी भी सामना नहीं कर सकते और ना ही उसे हरा सकते हैं। वे लोग एक नेचुरल डिजास्टर है, जिसे रोकने के लिए सामना करना यानी कि खुद के मौत को अपने गले लगाना। जो सुन करके एमसी का तो बोलते ही बंद हो जाता है और वह सिर्फ किम को ही घूरे जा रहा था। तभी किम अपने कपड़ों के अंदर से एक कटा हुआ हाथ को निकालता है और कहता है कि मैंने आज एक कल्टीवेटर का हाथ को काट डाला। जो सुनकर एमसी तो खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था तुम कमजोर नहीं हो, तुम मुझे कभी भी निराशा नहीं कर सकते हो। मुझे पता है तुम अब तक जो भी बोल रहे थे मुझे सरप्राइज देने के लिए ही बोल रहे थे। तो किम एमसी को शांत करते हुए कहता है कि जरा तुम शांत भी हो जाओ, पहले मेरी बातों को पूरा कर दे दो, फिर तुम कुछ कहो। बात यह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। असल में वो बंदा, जब उसके हाथ को अपने पावर से फिर से ग्रो कर लिया था, और मुझे लगता है कि मेरे मार्शल आर्ट के रास्ते को यहीं पे बंद करने का समय हो गया है। सुन करके एमसी गुस्से में किम से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम ऐसी बातें करने की सोच भी सकते हो? तो किम कहता है कि असल में मैं आज तुमसे यहाँ पे गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि उस कल्टीवेशन ने मुझे मेरे ताकत को देख करके मुझे अपना सेट में लेने का बात किया है, और मैं वहीं के जा करके अपना कल्टीवेशन को पूरा करूंगा। मेन कैरेक्टर किम से कहता है क्या तुम इस बारे में उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पास तो कोई कल्टीवेशन रूट ही नहीं है, और कल्टीवेशन करने के लिए हमारे शरीर में कल्टीवेशन रूट होना जरूरी है? तो किम कहता है मैंने उसे कहा था, पर उस बंदे ने मुझे कहा कि अगर कोई बंदा क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेवल तक पहुंच जाता है, तो वह बंदा अपने अंदर एक स्पेशल रूट को बना सकता है। बस उसे 5 एलिमेंट के साथ उसे जोड़ना होता है। और उसने कहा था कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन अपने आप को स्टडी करनी चाहिए और यह एहसास करनी चाहिए कि वो भी कल्टीवेशन कर पाएगा या नहीं, क्योंकि सभी के अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, बस उसे पहचानना जरूरी है। और वह अपने शॉट को हवा में एक अटैक करता है, जिसके कारण टाइम और स्पेस में एक पोर्टल बन जाता है। और वह एमसी को एक बुक देते हुए कहता है कि यह मेरा तुम्हारे लिए लास्ट गिफ्ट है, जिसमें तुम कल्टीवेशन कैसे कर सकते हो यह सब कुछ लिखा हुआ है। और यह कहते हुए वह वहां से चला जाता है, और एमसी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। और वह अपने किताब को देखते हुए कहता है कि मार्शल आर्ट से कैसे कल्टीवेशन को सरपास किए जा सकता है। और इसी के साथ समय बीतता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी का हालत बहुत ही खराब हो गया है और वह मरने के कगार में पहुंच गया है। और वह अपने आंखों में आंसू लिए सोचता है कि इस लाइफ में और मेरे पिछले लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आया है। मैं आज भी इस
कड़ाके की ठंडी में ही मर रहा हूँ। मेरे लाइफ में ठंड में मरना ही लिखा हुआ था। इस लाइफ में बस इतना ही बदलाव आया है कि मैं धन और आराम से इस ज़िंदगी को जी पाया हूँ, जितने भी समय इस ज़िंदगी में जिया हूँ। लेकिन मैं एक कल्टीवेटर कभी नहीं बन पाया और आज इस घर में अकेला मरने के लिए समय गिन रहा हूँ। और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का इस लाइफ का भी एंड हो जाता है और हमें उसके तीसरे लाइफ के बारे में बताया जाता है। और एमसी के आंखें खुलता है और वह उसी जंगल में होता है जहाँ पर वह पहले भी रिनकार्नेशन लिया हुआ था। और वो सोचता है कि इमोर्टल एसोसिएशन विलेज और मेरा शरीर फिर से जवान अवस्था में पहुंच गया है। और तभी जो चीफ होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन एमसी इस बार उसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है, जो देख करके चीफ हैरान हो जाता है और गुस्से में उसके ऊपर अटैक पर अटैक करने लगता है, जो देख करके एमसी उसके अटैक्स को हर एक अटैक को आसानी से डॉज किए जा रहा होता है। और एमसी सोचता है कि इस समय मेरे शरीर में एनर्जी ओवरफ्लो हो रहा है, यह अच्छा है और लाइफ के सही करने का एक नया मौका मिला है। लेकिन मैंने पिछले लाइफ में 50 सालों में जो भी कुछ बनाया या फिर बचाया वह सब कुछ चला गया और चीप अभी भी एमसी पर अटैक किए जा रहा है और इधर एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर ध्यान भी नहीं देता है और वह अपने ख्यालों में ही खोया रहता है और सोचता है कि क्या यह सही है, हर बार मरने का तकलीफ नहीं, यह एक कर्स है और इस कर्स का अगर एक बार होता तो भी सही था, पर ये एक पहिया है जो कि हर बार घूमते जाता है और एक ही समय पे एक ही टाइम पे आकर के रुक जाता है और हर बार मरने का तकलीफ इस जीवन में देता है। और अपने पीछे जो भी अपनों को मिला था या फिर उससे प्यार मोहब्बत था, हर बंदे को खो देना पड़ता है। यह शायद जिंदगी का सबसे खतरनाक चीज है जो कि आदमी को या फिर एक इंसान को तोड़ने के लिए बहुत ही बड़ा साहस या ताकत रखता है। और अभी जो लोग मेरे सामने खड़े हैं वो मेरे सपनों से अलग नहीं है। मुझे इन लोगों को पिछले लाइफ की तरह अलग अलग प्राणी ही समझना चाहिए। और वो किम के तरफ देखते हुए सोचता है कि वो पुराने भाई जो कि मेरे सारे जीवन भर मेरे साथ रहा और मेरे भावनाओं को शेयर किया, लेकिन अब इस लाइफ में वो बंदा नहीं है। और इतना लंबा चौड़ा सोचने के बाद वो चीप की तरफ देखता है और उसे कहता है कि भाई थोड़ा ठंड रख ले, इस तरह से गुस्सा करेगा तो तू साला मर सकता है, तो ये सही है कि तुम शांत हो जाओ। जो सुनकर के चीप, साले कुत्ते तुम मेरे को धमकी दे रहा है, ये तुम्हारी आखिरी बात होगी। और उसके ऊपर फिर से गुस्सा करके उसे मारने की कोशिश करता है। ये कहता है कि ये बकवास करना बंद करो, वैसे भी गाड़ी चलाने का तुम्हारा जिम्मेदारी था, ये बातें हमने तुम्हें बताया था। कल रात भर मैंने सोया नहीं क्योंकि तुमने अपने सारे असाइनमेंट को करने के लिए मुझे दे दिया और गाड़ी पहाड़ के टूटने से गिरा था, ना कि मेरे चलाने से। और आप इस सब में सीनियर है तो इससे कैसे बचा जाए और किस तरह से यहाँ से निकला जाए इस बारे में सोचना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर गुस्सा करना चाहिए। जो सुनकर के चीफ का तो मुंह बंद हो जाता है और एमसी किम से कहता है कि रात जल्दी ही होने वाली है तो हमें कहीं ना कहीं जगह ढूंढ करके रहने के लिए सोचना पड़ेगा। सभी को देखते हुए कहता है कि तो तुम लोग सभी सुनो, तुम लोग दो ग्रुप में बढ़ जाओ, जो कि एक ग्रुप हमारे कार को ढूंढे या फिर इस जंगल से निकलने के रास्ता, और हमें रहने का एक जगह ढूंढना है। और शाम होने से पहले पहले हम सभी को यहीं पर आ जाना है और रात में हम लोग यहाँ पे आग जलाकर यहीं पे रात गुजारेंगे। और मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है कि क्या मुझे इन सब की परवाह करनी चाहिए, वैसे भी मैं इस जगह पे अकेला ही रह जाऊंगा और मुझे इस रिंकार्नेशन से डर निकलने लगा है। मुझे इससे छुटकारा पाना होगा, मुझे फिर से अपनी दुनिया में जाना है, पर मैं इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में कैसे जाऊं। और उसी समय उसे उन इमोटल्स के बारे में याद आता है जो कहा था कि यह जगह स्वर्ग और स्वर्ग का रास्ता है। लगता है यह भी हमारे टाइम से ही जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो मुझे स्ट्रांग बनना होगा, मेरे इस साधारण ताकत से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे कम से कम किम की तरह था कल्टीवेटर बनना होगा, जिससे मैं इस समय के पार हो जा सकूं। मुझे इस बार कल्टीवेटर बनना होगा और हेवन गेट तक जाना होगा। और सीन मॉर्निंग का होता है जहां पर एमसी और वह हर्ब्स को कलेक्ट कर रहा होता है और उसे खा करके अपना कल्टीवेशन करने के लिए सोचता है। और वह कहता है कि मैं किम के बनाए हुए
ड्रैगन ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने मेरिडियंस को ओपन कर सकता हूँ। और वह बैठ कर वहाँ पर मेरिडियन को ठीक करने के लिए कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे बहुत ही तकलीफ होता है। जो देख करके एमसी समझ जाता है कि मेरिडियंस को ओपन करना इतना भी आसान काम नहीं है, और वह एक लकड़ी से अपना प्रैक्टिस करने लगता है। तो वह सोचता है कि पिछले लाइफ में मैंने क्यूआई के दूसरे लेवल का वॉरियर बन गया था, लेकिन मैंने मरते समय पहले का काफ़ी सालों तक शॉट का प्रैक्टिस नहीं किया, पर अभी भी मेरे टेक्निक अच्छी है। और वह एक पैर में एक जोरदार स्लेश मारता है, जिससे उस पैर में एक बहुत बड़ा कट लग जाता है, जो देख करके किम हैरान हो जाता है। और वह कहता है कि यह आप कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक लकड़ी के सहारे। आप एक पैर में इतने बड़े कट को कैसे लगा सकते हैं, क्या ये कोई टेक्निक है? वे मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है कि ये टेक्निक मेरे लाइफ का कल्टीवेशन करने का पाथ का पहला स्टेज है, जो कि मुझे इसी आदमी के द्वारा पता चला है, और इसी आदमी ने मुझे कल्टीवेशन करना वह सिखाया है। तभी कि मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपने ये टेक्निक कहाँ से सीखा है, क्या मैं इस टेक्निक को सीख सकता हूँ? कहता है, मैंने एक मास्टर से इसके बारे में सीखा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ। और तभी वहाँ पे वही लोमड़ी वापस आ जाता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर सोचता है कि साला ये फिर से वापस आ गया। मैं अभी कमज़ोर हूँ, जिसके कारण मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ, और ये जो चाहे वह मुझसे मांग सकता है। और वो मन ही मन सोचता है अगले लाइफ के बारे में, जहाँ पर उसने मेन कैरेक्टर की एक बाहों को काट करके वो खा गया हुआ था। उसी सोचता है कि भले ही मैं इस बार कमज़ोर हूँ, लेकिन जिस दिन मैं इससे ताकतवर बन जाता हूँ तो मैं इन जैसे जानवरों का कुछ भी ख्याल नहीं करूँगा और उसे जगह पे ही मार डालूँगा। और तभी मेन कैरेक्टर अपने हाथ को खुद ही अपने हाथ से तोड़ करके उस भेड़िए के आगे कर देता है और उसे खाने के लिए दे देता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर के सभी साथी घबरा जाता है और वो सोचता है कि ये क्या कर रहा है, वो अपने हाथ को ही क्यों खुद से तोड़ रहा है। एमसी सोचता है कि भले ही ये एक बार हो या 1000 बार, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। और लोमड़ी हर बार की तरह उसका हाथ को खा लेता है और उन सबको इस जंगल में जाने का परमिशन दे देता है, और वह वहां से चला जाता है। और इसी तरह से समय बीतते जाता है और वो पल आ जाता है जहाँ पर वो इमर्टल आ जाते हैं और उनके सभी साथियों को उठा उठा कर ले जाने लगते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर एक ही हाथ से अपना शॉट का प्रैक्टिस करने का जारी रखता है, और इमोर्टल आते हैं और उनके सभी साथियों को ले जाते रहते हैं। पर एमसी अपना प्रैक्टिस को जारी रखता है, लेकिन इस बार जब वो ड्रैगन किंग आता है तो एमसी उससे पूछता है कि आप मिस ये को ले जाना चाहते हैं, लेकिन मिस ये के पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है। वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है जो कि 100 सालों से ज़्यादा नहीं जी सकती है। तो आप इसके प्रति क्या इरादा रखते हैं? तो ड्रैगन किंग कहता है कि आप एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है, फिर भी आपको कल्टीवेशन के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन आप इसके बारे में चिंता ना करें। हमारे ड्रैगन ब्लड लाइन को जब ये लड़की अपना लेगी तो ये खुद ब खुद अपना एक स्पिरिचुअल रूट बना लेगी। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि तो क्या हम भी आपके साथ आ सकते हैं, क्या आप हमें एक मौका दे सकते हैं? वैसे भी हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, शायद हमारे पास भी कोई अनोखी एबिलिटी हो। तो ड्रैगन किंग हंसते हुए कहता है कि तो यह बात है। और इतना कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रेशर देता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही तकलीफ होता है। तो किंग कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम जो कुछ नहीं देख सकते हो वह हम देख सकते हैं। और वह इतना कहकर वहां से उड़कर चला जाता है। हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है जहां पर वह बुड्ढा आया था, जिसको भी हमारे मेन कैरेक्टर ने यही बातें कहा था कि इस लड़की के पास कोई भी स्पेशल रूट नहीं है, फिर यह कैसे कल्टीवेट कर सकता है। अभी वो बुड्ढा एक नीले रंग का पिल को निकाल कर दिखाता है और कहता है कि मैं इस पिल को इस लड़की को दे दूंगा, जिसके कारण वह अपने स्पिरिचुअल रूट को जागृत कर पाएगी और कल्टीवेशन कर पाएगी। ये मार्शल आर्ट के 5वें लेवल तक पहुंचकर ही बंदा अपने कल्टीवेशन पाथ को ओपन कर सकता है, लेकिन इससे बहुत ही समय लगता है। लेकिन मेरे इस पिल से आसानी के साथ यह लड़की कल्टीवेशन कर पाएगी। और इतना कहकर उन दोनों को टेलीपोर्ट करके वहां से बाहर फेंक देती है, और दोनों शहर से दूर एक जंगल में होते हैं, जहां पर मेन कैरेक्टर शहर की तरफ देखते हुए कहता है कि यह यान राज्य है के दक्षिण दिशा है,
मैं पिछले लाइफ में किम के साथ पूरे राज्य को घुमा है, जिसके कारण मुझे इस राज्य के कोने कोने के बारे में सही से पता है। अभी मेन कैरेक्टर किम को देखता है जो कि नीचे पड़ा होता है, तो उसे जगा कर उन दोनों इस जंगल से बाहर निकलने के लिए चला जाता है और एमसी किम्स को इस शहर के बारे में सभी बातें समझाने लगता है। और इसी की इस तरह से कुछ दिन गुजर जाता है, जहां पर मेन कैरेक्टर हब्स को बेच करके अपना एक घर खरीद लिया था। और इस दौरान वे दोनों मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगा और कुछ ही दिनों बाद किम अपना लेवल अप कर लेता है, जो देखकर के एमसी सोचता है कि पिछले लाइफ की तरह खो रहा है। मैं सिर्फ इस बार क्यूआई के फर्स्ट लेवल में पहुंचा हूँ, लेकिन किम इसके दौरान लेवल अप कर चुका है। तो किम खुश हो जाता है और पता है कि सियाओ मैं एक और लेवल अप पर कर लिया हूँ, जो देख करके एमसी सोचता है कि यह वह बंदा नहीं है जो कि मेरे सेकेंड लाइफ में था। यह अभी भी मेरे सामने एक बच्चा है, क्योंकि मेरे पास 2 लाइफ का एक्सपीरियंस है। और इधर किम खुशी से झूम रहा था, ये बल्ले बल्ले मैं तो स्ट्रॉन्ग बन गया। और जो देख करके एमसी सोचता है कि सही यह एक नादान बच्चे जैसा है पढ़ रहा है, तो मुझे इस लाइफ में इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि यह हर बार वे किसी ना किसी मुश्किल में पड़ता है और मुझे छोड़ जाता है। और वह मैनेजर किम को एक मार्शल आर्ट का बुक देता है और कहता है कि मैं आज से आपके से अलग हो जा रहा हूँ। जो सुनकर किम तो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आप यह क्या कह रहे हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, इसका क्या कारण है। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसका क्या कारण है। ये फास्ट लाइफ में जब मार्शल आर्ट्स में प्रैक्टिस करते हुए ये मार्शल मास्टर बन गया, तो वो कहीं जाकर के किसी मॉर्टल से हार गया, जिसके कारण वो उदास बन गया और टूट करके वह इस दुनिया में घूमने के लिए चला गया और मुझे छोड़ गया। दूसरे लाइफ में भी कुछ इसी तरह के से हुआ, जहाँ पर वो एक इमोर्टल से लड़ा, फिर हारा, फिर जाकर के वो आकर के मुझे मुझे यहाँ पे अकेला ही छोड़ करके चला गया। तो इस बार वो मुझे छोड़े उससे पहले मैं उसे छोड़ करके यहाँ से मैं जाना भला ही समझूंगा, क्योंकि मैं हर बार इसे छोड़ने का गम में झेल नहीं सकता। और वो किम से कहता है कि मैं इस दुनिया को घूमना चाहता हूँ और मैं अपना स्किल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो किम कहता है कि क्या आप यहाँ पर रह करके मेरे साथ अपने स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैनेजर किम, हर इंसान को अपने कौशल को प्राप्त करना चाहिए और एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए। मैंने आपको यहाँ में रहना, बोलना, सीखना, लिखना, खाना सभी कुछ सिखा दिया है और आप अब एक एक्सपर्ट बन चुके हैं, तो इस जीवन में आप सही से यहाँ पर जी सकते हैं। तो किम कहता है कि तो क्या हम फिर से नहीं मिल पाएंगे। तो मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, हम हर 2 साल बाद आपसे मिलने आएंगे और हम अपने घर में मिलेंगे। तो किम कहता है कि ठीक है, तो कि मैं इस बात को मान जाता हूँ। मेन कैरेक्टर उसे छोड़ करके वहां से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पवेलियन को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है 8 स्ट्रॉन्ग पवेलियन हॉल। जहां पर एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है जो कि इतना हंगामा कर रहा है। तभी मेन कैरेक्टर उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं आपके इस पवेलियन को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो सुनकर के वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि यह स्ट्रॉन्ग होल पवेलियन कोई आम पवेलियन नहीं है, जहाँ पर भी कोई भी मुंह उठाकर आए और यहाँ पर ज्वाइन हो सकता है। तभी मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्ड को निकालता है और निकालकर उसके भाले पर एक ही अटैक करता है, जिससे उसके भाला 2 टुकड़ों में बट जाता है। जो देख करके वो बंदा हैरान हो जाता है। तो एमसी कहता है कि तो क्या अब मैं आपके पेविलियन को शामिल हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि आपके पेविलियन को ज्वाइन करने के लिए इतना कुछ काफी है। और तभी सीन पेविलियन के अंदर का होता है, जहाँ पर एक लड़की एमसी को कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, सेक लीडर आपको मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वह दोनों पेविलियन लीडर के पास जाने लगता है और हमें लीडर को दिखाया जाता है, जो कहता है कि अच्छा, तो तुम हो जो कि हमारे इस पेविलियन को ज्वाइन करना चाहते हो। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं आपके यहाँ मार्शल आर्ट सीखने के लिए आया हूँ। लीडर कहता है कि आपका क्यूआई तो कोई साधारण नहीं लगता है, और वो भी इस उम्र में। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि आपका भी क्यूआई कोई साधारण नहीं है, तो प्लीज आप मुझे भी कुछ सिखाए जिससे मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। तो लीडर अपना वेपन को निकाल लेता है, जो एक चेन जैसा होता है, जिसके आगे एक नुकीला चाकू लगा होता है, और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। और लीडर एमसी के पर एक अटैक करता है, जिससे मेन कैरेक्टर उसके अटैक को आसानी से रोक देता है, जो देख करके सभी डिटेबल्स हैरान हो जाता है। तो लीडर कहता है कि
यंग मैन, तुम्हारा शॉट सही है, तुम एक फास्ट रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हो, फिर भी तुम मेरे अटैक्स को बड़ी आसानी से रोक चुके हो। तुम्हारा स्पीड और तुम्हारा शॉट आर्ट बहुत ही काबिले तारीफ है। तुम तो एक जीनियस हो। करके मेन कैरेक्टर सोचता है कि जीनियस, मुझे इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और कहता है कि मैं अपना स्वॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तभी लीडर भी उसके अटैक्स को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। तो एमसी अपना स्प्लिटिंग माउंटेन शॉट टेक्निक के फर्स्ट स्ट्राइक को करता है लीडर पर। तो लीडर भी उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है, और मेन कैरेक्टर अपना शॉट के 3 4 5 स्ट्राइक लगाता है, जो लीडर उसे अटैक्स को ब्लॉक करते रहता है, पर उसे बहुत ही तकलीफ होता है, और इस तरह से दोनों के बीच फाइट चालू रहता है। तभी मेन कैरेक्टर लीडर पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे उसका मुंह पर एक कट लग जाता है, जो देख करके लीडर भी चौंक जाता है, और उसके सारे डिसाइबल भी चौंक जाते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि क्या ये बंदा हमारे लीडर को घायल कर दिया है? तो दूसरा कहता है इसका शॉट तो बहुत ही तेज है। तभी मेन कैरेक्टर अपना शॉट ऑरा को बढ़ा लेता है, जो देखते हुए डिसाइबल कहता है कि ध्यान से देखो, उसका मूवमेंट तो बहुत ही फास्ट है। और दूसरा बंदा कहता है कि अरे उसका मूवमेंट ही नहीं, असल में उसका शॉट एनर्जी भी बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है। तभी मेन कैरेक्टर लीडर पर एक 11 स्ट्राइक करता है, जिसे लीडर बड़ी मुश्किल से रोक पाता है। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे इसे भी यहीं पे खत्म करना है, और वह बहुत ही ऊंचा एक छलांग मारता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ डिसाइबल भी घबरा जाते हैं लीडर के प्रति देख करके। लेकिन लीडर उसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है, पर उसका वेपन टूट जाता है, और वह घायल होकर के जमीन पर गिर जाता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर भी सोच में पड़ जाता है। और तभी लीडर कहता है कि मैं हार मानता हूँ, मैं यहाँ पे हार मानता है। तभी मेन कैरेक्टर उसे ब्रीक करते हुए कहता है कि मैं आपको इस काम के लिए शुक्रिया करता हूँ, जो आपने मुझे आपके साथ फाइट करने के लिए एक मौका दिया है। इसका लिए आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया। ना कह करके वह वहाँ से निकल जाता है, जिसे जाते देख करके सभी बंदे नेम्सी को देख करके बहुत ही डर रहे होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह स्टॉप ऑल पवेलियन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के अंदर आता है, जो कि कोई काम का नहीं है। अब मुझे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में जाना है, मुझे इसी तरह से फाइटिंग करते हुए अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ताकि मैं आगे जा करके इमॉर्टल बन सकूं। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने वेस्टर्न कैपिटल के 4 विविध साइज के सेट को चुनौती दिया और उसे हरा भी दिया, पर अभी मुझे सेट के बड़े सेट के साथ मुझे फाइट करना है और उसे हराना है। और इतना कर करके हमसे आगे बढ़ जाता है, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, और मेन कैरेक्टर एक बंदे को बहुत ही जोर से वो बंदा एक जगह पे जाके कहता है, जहाँ पर एक बुड्ढा आपको कुर्सी पे बैठ करके ये सब देख रहा होता है। वो बुड्ढा हमसे से कहता है कि अच्छा तुम वही लगते हो जो कि वेस्टर्न के सभी साइड पर नौतिया देते फिर रहे। और वो बहुत ही जोर जोर से हंसते रखता है, और कहता है कि मैंने देखा तुम्हारा स्टेज सत्य लाजवाब है। एमसी कहता है कि ये सब आप जैसे लोगों के से ही सीखा हुआ है। बुड्ढे के पीछे से हट्टा कट्टा 10 बंदे आ जाते हैं। उसे देख करके एल्डर कहता है कि ये हमारे सेट के 10 एल्डर है, और तुम्हें इन सबको हराना है। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम क्या पागल हो गए, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे एक बंदे को हरा चुका, और अगर ये बात बाहर पता चली तो तुम्हारे रेपुटेशन का क्या होगा। तो वो बुड्ढा लेवल सा स्माइल मारते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर लड़ने के लिए आए हो, और हमारे बंदों के साथ लड़ते हुए तुम्हें चोट लग गई और तुम यहाँ पे मर गए, तो बताओ बाहर वाले को क्या पता चलेगा कि मैंने तुम्हें मरवाया है या फिर कुछ किया है। इतने में सभी एल्डर्स हमारे मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर लेता है, और मेन कैरेक्टर ये सब देख करके पूरा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड का एंड होता है। तो मैंने सभी एपिसोड को जितने भी रिलीज हुआ है सबको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो जब भी नया एपिसोड आएगा तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।